हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुमित सर। ये मेरा यूट्यूब चैनल पर पहला प्रयास है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो के माध्यम से लोगों की या कुछ बच्चों की रसायन कुछ सुधर जाए, कुछ बढ़िया हो जाए या कुछ फ़ायदा मिले। आज पहली वीडियो के अंतर्गत हम कार्बनिक रसायन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रसायन को समझेंगे। रसायन शब्द का अर्थ क्या है? रसायन का मतलब साफ साफ है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोई भी दो अभिकारक जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रासायनिक रूप से किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस रिएक्शन का अध्ययन या स्टडी हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। रसायन विज्ञान को 3 ब्रांचेज के अंतर्गत बांटा गया है, अर्थात 3 शाखाएं हैं इसकी। पहली शाखा कार्बनिक रसायन, दूसरी अकार्बनिक और तीसरी भौतिक। इन रसायन विज्ञान को इन 3 ब्रांचेज के अंतर्गत बांटने के पीछे बेस या आधार है कि कार्बनिक रसायन केवल इसीलिए अलग करा गया क्योंकि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक थी। कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक थी कि जो टोटल एलिमेंट 117 हमें इस समय ज्ञात हैं, उन 117 में अकेले कार्बन के एलिमेंट के यौगिकों की संख्या जो है वो इतनी ज़्यादा है कि टोटल 116 एलिमेंट जो शेष रह जाते हैं उनके यौगिकों की संख्या से भी अधिक है। इसीलिए कार्बन की रसायन को कार्बनिक रसायन के रूप में अलग रखा गया। शेष जितने भी एलिमेंट्स रह जाते हैं उन सबकी रसायन का अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। और फिर तीसरी ब्रांच जो भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री होती है, उस भौतिक रसायन के अंतर्गत हम इन्हीं रिएक्शंस के अंतर्गत होने वाले फिजिकल इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं। जैसे किसी रिएक्शन के अंतर्गत क्या टेम्परेचर रखा जाए, क्या प्रेशर रखा जाए, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कोई कैटालिस्ट लेते हैं तो रिएक्शन की स्पीड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। कुछ इस तरीके के और सारी स्टडी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करी जाती है। अब हम कार्बनिक रसायन पर फिर से आते हैं क्योंकि हमारा आज का मुख्य टॉपिक कार्बनिक रसायन का था और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिकों की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कहते हैं? बड़ी सरल सी डेफिनीशंस। जिस यौगिक के अंतर्गत कार्बन प्रेजेंट होगा वो सब कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, इनको भी कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत रखा जाएगा? हाँ, ये सब भी कार्बनिक यौगिक हैं, लेकिन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और उससे डिराइव्ड या व्युत्पन्न जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सब की स्टडी करते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स जैसे कंपाउंड को या यौगिकों को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न पढ़कर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुख्य बेस होगा हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स या उसके व्युत्पन्न। अब कार्बनिक यौगिक की केमिस्ट्री सबकी समझ में आ गई होगी, कार्बन कैसे प्रेजेंट हो, किस कंडीशन में प्रेजेंट हो। अब बात करते हैं कि हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को आइडेंटिफाई किस तरीके से करें कि ये जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक है और किस तरीके से। तो ये याद रखना कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंब्यूज बहुत बढ़िया करके होता है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेगा, लेकिन ध्यान रखना वही कंपाउंड ऑर्गेनिक जलेगा जो हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव होगा। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट्स कंब्यूज नहीं होते क्योंकि ये पहले से ही कंब्यूज हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि जब तक हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं समझेंगे तब तक हम इस बात को कंप्लीटली आधारिक रूप से नहीं समझ सकते। फिलहाल सबसे अच्छी पहचान आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे
वो साफ सी बात है कि जो कंफ्यूज हो जाएंगे वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड बात, क्या इनका सोर्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त करने का क्या सोर्स है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वास्तव में जो सोर्सेज इन्हें प्राप्त करने के हैं वो सब नेचुरली हैं, अर्थात प्राकृतिक हैं। किसी भी प्लांट से या किसी भी एनिमल से प्राप्त होने वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे के सारे मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं। चाहे वो हमारे खाने की चीज़ हो, चाहे वो हमारे वस्त्र के रूप में यूज होने वाली चीज़ हो, चाहे वो हमारे फर्नीचर के रूप में यूज होने वाली चीज़ हो, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी लाइफ के अंतर्गत या हमारी लाइफ मतलब एनिमल बॉडी के अंतर्गत जितने भी कंपाउंड यूज होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होती हैं। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्राप्त करने का सोर्स केवल नेचुरली है? क्या हम इसे लैब में बना सकते हैं? तो इसके लिए इससे पहले बर्जीलियस की थ्योरी आ चुकी है। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था, जो उन्होंने बताया था कि किसी जीव के अंतर्गत ही केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की पावर होती है। जो उन्हीं के शिष्य वोलर ने उसका खंडन किया था और बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंतर्गत भी बनाया जा सकता है। और जो अमोनियम साइनेट था उससे सबसे पहले उन्होंने यूरिया की फॉर्मेशन करी थी। अब कार्बनिक यौगिक की पहचान के बाद और उनके सोर्स के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है कट जाएगी कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या। ऐसा क्या है कार्बन एलिमेंट के अंतर्गत जो कार्बन कंपाउंड की संख्या इतनी ज़्यादा होती है? तो इसके पीछे जो कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या का कारण है वो है कार्बन के अंतर्गत कैटिनेशन प्रॉपर्टी का उत्पन्न होना। चलने दे, बाद में कट जाएगी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का उत्पन्न होना। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ही तत्व के एटम्स के बीच में एक दूसरे के साथ लंबी चेन में जुड़ते चले जाना, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक कार्बन एलिमेंट्स में ही होती है। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी सल्फर में, नाइट्रोजन में, सिलिकॉन के अंतर्गत भी होती है, लेकिन सभी एलिमेंट्स में ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी कार्बन के अंतर्गत होती है। यही कारण है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि कार्बन के अंतर्गत ही ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों है? क्या ऐसा कार्बन के अंतर्गत होता है कि जो इनके अंतर्गत कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है? तो कार्बन के अंतर्गत कैटिनेशन प्रॉपर्टी का जो करैक्टर है वो कार्बन कार्बन के बीच बनने वाले कार्बन बॉन्ड पर डिपेंड करता है, अर्थात उसकी बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है। जिन एलिमेंट्स के बीच जो बॉन्ड बनते हैं उन बॉन्ड की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उन एलिमेंट के अंतर्गत कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी उतनी ज़्यादा होगी। और जितने भी एलिमेंट्स हमें मालूम हैं उन सभी एलिमेंट्स के अंतर्गत सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन बॉन्ड की होती है। यही कारण है कि कार्बन के अंतर्गत कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक बार फिर इनका रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट हो लेकिन हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हों, उन्हीं की स्टडी की जाएगी। सोर्स सारे के सारे जो लिविंग सोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड प्लांट्स। आइडेंटिफिकेशन करने का सबसे अच्छा साधन कंफ्यूज करके देखो। कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ज़्यादा नंबर के पीछे कॉज है कि इसके अंतर्गत कैटिनेशन प्रॉपर्टी का अधिक होना।
कैटिनेशन प्रॉपर्टी के पीछे कॉज क्या है कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होना। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा उतना कैटिनेशन ज़्यादा, जितना कैटिनेशन ज़्यादा उतना कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या उतनी ज़्यादा। अगर इनसे संबंधित टॉपिक से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो कमेंट करके इस वीडियो पर पूछा जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।